हेलो फ्रेंड्स, हम लोग राजस्थान लोक सेवा आयोग का पेपर सॉल्व कर रहे हैं और हमने पिछले वीडियो में 120 क्वेश्चन तक हमने सॉल्व किया था। आज उसी के आगे हम लोग 121 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और जिन्होंने पीछे के वीडियो नहीं देखे हैं वो पीछे के वीडियो आप इस चैनल पे सर्च करके देख सकते हैं, क्योंकि उसको मैंने अलग अलग पार्ट में बनाया हुआ है। तो आज इसी का अगला क्रम हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 121 क्वेश्चन से। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन लिखा है कि फाई तथा रेनिस ने आर्थिक विकास के सिद्धांत की गलत मान्यता है। आपको बताना है कि ये जो फाई और रेनिस हैं, इनके आर्थिक विकास के सिद्धांत की इनमें से कौन सी मान्यता गलत है। तो ऑप्शन नंबर 1 है कि भूमि की पूर्ति स्थिर है, और दूसरा जनसंख्या वृद्धि को एक बहिर्जात तत्व के रूप में माना है, और तीसरा ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है दोनों क्षेत्रों में श्रमिक केवल कृषि वस्तुओं का उपभोग करते हैं, और फोर्थ नंबर ऑप्शन है कि कृषि कार्य में पैमाने के बढ़ते प्रतिफल पाए जाते हैं। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ पे गलत पूछ रहा है, मान्यता इनमें कौन सी गलत है। तो ये मान्यता है भूमि की पूर्ति स्थिर है, ये मान्यता फाई तथा रेनिस के मॉडल में दी हुई है, और जनसंख्या वृद्धि को एक बहिर्जात तत्व के रूप में माना गया है, ये भी सही है, और दोनों क्षेत्रों में श्रमिक केवल कृषि वस्तुओं का उपभोग करते हैं। तो ये आपका तीनों सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर 4 जो दिया हुआ है कृषि कार्य में पैमाने के बढ़ते प्रतिफल पाए जाते हैं, ये यहाँ पे इनकी ये गलत मान्यता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 122 क्वेश्चन नंबर देखिए। हरित वित्त अधिकांशतः उल्लेख करता है उन वित्तीय विनियोगों का जो प्रभावित होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको अच्छे से देखना चाहिए। क्वेश्चन में एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। हरित वित्त अधिकांशतः उल्लेख करता है उन वित्तीय विनियोगों को जो प्रभावित होते हैं। तो ऑप्शन आपके सामने है। कृषि विकास योजनाओं में, औद्योगिक विकास योजनाओं में, डेयरी विकास योजनाओं में, सततीय विकास योजनाओं में। तो यहाँ पे आपको बताना है वित्तीय विनियोग का जो प्रभावित होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 जो दिया हुआ है सततीय विकास योजनाओं में, हरित वित्त अधिकांशतः उल्लेख करता है वित्तीय विनियोगों का जो सततीय विकास योजनाओं में प्रभावित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 123 नंबर क्वेश्चन। जॉन रॉबिन्सन के पूंजी संचय के सिद्धांत में स्वर्ण युग की विशेषताएं निम्नलिखित में कौन सी हैं। ए तकनीकी प्रगति तटस्थ है, तो यहाँ पे आपको देखना है, इसी में ऑप्शन भी दिया गया है, ए तकनीकी प्रगति तटस्थ है। बी ऑप्शन दिया हुआ है जनसंख्या स्थिर अनुपात से बढ़ रही है। सी दिया हुआ है लाभों की दर परिवर्तनशील होती है, और डी नंबर ऑप्शन दिया हुआ है प्रति व्यक्ति उत्पादन के साथ वास्तविक मजदूरी का स्तर बढ़ता है। सही उत्तर का चयन आपको नीचे दिए हुए कोड से करना है। 4 कोड दिए हुए हैं, आपको बताना है इसमें से जॉन रॉबिन्सन के पूंजी संचय के सिद्धांत में स्वर्ण युग की कौन सी विशेषता है। तो ये आपको यहाँ पे देखिए जो 3 नंबर ऑप्शन है ए बी और डी, ए बी और डी। यहाँ पे ये सी नहीं है, यहाँ पे ए आपका है तकनीकी प्रगति तटस्थ है, तो पहला ये हो गया, और बी दिया हुआ जनसंख्या स्थिर अनुपात से बढ़ रही है, आपका ये करेक्ट हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे जो दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है, ये आपका ए बी और डी, ऑप्शन नंबर 3 आपका ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 124 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। ये राजस्थान लोक सेवा आयोग का पेपर है, और ये पेपर ठीक ठाक पैटर्न पे है और इसका लेवल भी ठीक है, तो आप लोग को इसको अवश्य सॉल्व करना चाहिए। 124 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि सोलो ने निम्नलिखित में कौन सी मान्यताओं पर दीर्घकालीन वृद्धि मॉडल का निर्माण किया है। वहाँ पे अब यहाँ पे सोलो का पूछ रहा है, तो सेम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का ये टॉपिक है। तो यहाँ पे देखिए सोलो ने निम्नलिखित में कौन सी मान्यताओं पर दीर्घकालीन वृद्धि मॉडल का निर्माण किया है। पहला यहाँ पे दिया हुआ है श्रम तथा पूंजी को परस्पर स्थानापन्न किया जा सकता है। बी दिया हुआ है तकनीकी प्रगति तटस्थ है। सी दिया हुआ है कीमतें तथा मजदूरी जड़ हैं। उत्पादन फलन प्रथम कोटि का समरूप होता है। सही उत्तर का चयन आपको नीचे दिए हुए कोड से करना है। तो आपको यहाँ बताना है 124 में कौन सा करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे ए नंबर जो ए बी और डी है, सोलो की अगर मान्यता की बात करें तो श्रम तथा पूंजी को परस्पर स्थानापन्न किया जा सकता है पहला, और दूसरा जो कहते हैं तकनीकी प्रगति तटस्थ है, और तीसरा यहाँ पे उत्पादन फलन प्रथम कोटि का समरूप होता है। तो वहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए बी और डी करेक्ट हो जाता है। और अगर अन्य मान्यताओं की बात करें तो सोलो ने और भी मान्यताएं दी, जैसे कीमतें तथा मजदूरी लोचशील होती है, इनके मॉडल में बात किया गया है।
श्रम अस्थायी रूप से पूर्ण रोजगार में रहता है, ऐसा सोलो अपने मॉडल में बात करते हैं। और ये कहते हैं कि श्रम शक्ति की वृद्धि दर बहिर्जात निर्धारित होती है और बचत अनुपात स्थिर है, ऐसा सोलो के मॉडल में मान्यताएं दी हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 125 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए 125 क्वेश्चन केल्डोर का दिया हुआ है, तो ये भी अगेन वही ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का ये टॉपिक है। केल्डोर 3 फलनों की अवधारणा बताते हैं, 3 फलनों की अवधारणा बताते हैं जो कि वृद्धि मॉडल के स्थिर कार्यशील जनसंख्या के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक है। ए यहाँ पे देखिए उपभोग फलन, बी तकनीकी प्रगति फलन, सी बचत फलन और डी विनियोग फलन। आपको सही उत्तर नीचे दिए हुए कोड से यहाँ पे भी करना है। तो केल्डोर 3 फलनों की अवधारणा की बात करते हैं जो वृद्धि मॉडल के स्थिर कार्यशील जनसंख्या के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक है। तो पहला यहाँ पे देखिए उपभोग फलन दिया हुआ है, तो यहाँ पे उपभोग फलन नहीं, ये विनियोग फलन होना चाहिए। तो ये बी आपका इसमें नहीं होता है, सॉरी ए नहीं होता है। और यहाँ पे तकनीकी प्रगति फलन ये बिल्कुल ठीक है, अर्थात बी होना चाहिए, बी इसमें है ऑप्शन नंबर 2 में। और सी दिया हुआ है बचत फलन, और बचत फलन भी होना चाहिए, तो बी और सी। और डी यहाँ पे दिया हुआ है विनियोग फलन, सही उत्तर। तो विनियोग फलन बिल्कुल सही। तो तकनीकी प्रगति फलन, बचत फलन और विनियोग फलन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका जो दिया हुआ है बी, सी और डी, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 126 नंबर क्वेश्चन। हिग्स के अनुसार एक तकनीकी परिवर्तन तटस्थ तब रहता है जब, आपको बताना है ये हिग्स के अनुसार एक तकनीकी प्रगति परिवर्तन तटस्थ कब रहता है। तो जब एक स्थिर पूंजी श्रम अनुपात पर श्रम के साथ पूंजी के सीमांत उत्पादन का अनुपात अपरिवर्तित रहता है, तो ये तटस्थ रहता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 126 क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी दिया हुआ है, एक स्थिर पूंजी श्रम अनुपात पर श्रम के साथ पूंजी के सीमांत उत्पादन का अनुपात अपरिवर्तित रहता है, तो ये आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 127 नंबर क्वेश्चन। हैरोल्ड के तटस्थता के बारे में कौन सा गलत है। तो हैरोल्ड के तटस्थता के बारे में आपको बताना है कि कौन सा गलत है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3, राष्ट्रीय उत्पाद में पूंजी और श्रम दोनों के हिस्से परिवर्तनशील हैं, यदि लाभ की दर तथा पूंजी उत्पादन अनुपात स्थिर हो, तो आपका ये यहाँ पे गलत हो जाता है। बाकी का जो आपका तीनों ऑप्शन है, पहला, दूसरा और चौथा, ये सही है, लेकिन यहाँ पे आपका गलत पूछ रहा है, तो आपका गलत यहाँ पे 3 हो जाता है। तो इसकी व्याख्या मैं नहीं बताऊँ कि यह काफ़ी ज़्यादा लंबा मेरा वीडियो हो जा रहा है, क्योंकि पीछे के हमने 7 पार्ट में हल किया है। और जिन्होंने वीडियो नहीं देखा पीछे के पार्ट को अवश्य देखें। अगर पूरा आपको पेपर सॉल्व करना है, पेपर का पैटर्न देखना है, तो आप पीछे के वीडियो को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 128 नंबर क्वेश्चन। संचय का स्वर्णिम नियम की अवधारणा किसके द्वारा दी गई। एक इजी क्वेश्चन है और आपको बताना है संचय का स्वर्णिम नियम की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो 3 दिया हुआ है एडमंड फ्लेप्स के द्वारा दी हुई है संचय की स्वर्णिम नियम की व्याख्या दी हुई है, ऑप्शन नंबर 3। 129 क्वेश्चन यहाँ देखिए। अंतर्जात वृद्धि मॉडल बल देते हैं कि तकनीकी उन्नति होती है, परिणाम स्वरूप किसके परिणाम स्वरूप जो है अंतर्जात वृद्धि मॉडल में जो है तकनीकी उन्नति होती है। तो ऑप्शन यहाँ पे कोड के थ्रू दिया हुआ है, तो आपको कोड के थ्रू बताना है। तो यहाँ पे देखिए ए दिया हुआ है विनियोग की दर से, बी दिया हुआ है पूंजी स्टॉक के आकार से, मानवीय पूंजी के स्टॉक से, उपभोग की दर से। इनमें से आपको दिए हुए कोड से सही उत्तर का मिलान करना है। तो यहाँ पे देखिए जो बी नंबर दिया हुआ है, ए, बी और सी, ये तीनों हो जाता है, लेकिन आपका जो डी यहाँ पे दिया हुआ है उपभोग की दर, ये आपका सही नहीं है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 ही यहाँ पे, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी दिया हुआ है ए, बी और सी, ये आपका करेक्ट हो जाता है। 130 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। लुकास के अनुसार अत्यधिक महत्वपूर्ण घटक जो वृद्धि प्रक्रिया में निर्धारण भूमिका अदा करता है वह है। तो यहाँ पे देखिए लुकास के अनुसार ये शिक्षा में विनियोग की बात करते हैं, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाता है। देखिए लुकास कहते हैं कि वह शिक्षा में विनियोग है। शिक्षा पर निवेश से मानव पूंजी का उत्पादन होता है जो विकास प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ऐसा जो है लुकास कहते हैं। और अगला क्वेश्चन देखते हैं 131 क्वेश्चन। परिवहन लागत रीति का मुख्यतः उपयोग किया जाता है किसके निर्धारण हेतु, आपको बताना है। तो यहाँ पे मनोरंजन के लिए जिस स्थान का प्रयोग हुआ है उसका आर्थिक मूल्य
के लिए जो है प्रयोग किया जाता है निर्धारण के लिए, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 1 इसमें करेक्ट हो जाता है। 132 क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, प्रथम अर्थशास्त्री जिसने करने से सीखना अवधारणा को प्रस्तुत किया है। करने से सीखना अर्थात लर्निंग बाय डूइंग किसके द्वारा जो है अवधारणा प्रस्तुत की गई थी? तो ये एक इजी क्वेश्चन है और ये कनाथ जे एरो नाम के एक अर्थशास्त्री हैं। इन्होंने इस धारणा को विकसित किया है। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे लर्निंग वक्र क्या दिखाता है, अर्थात जानकारी वक्र क्या दर्शाता है? तो जानकारी वक्र यहाँ पे ये दिखाता है कि समय पर्यंत उत्पादन की औसत आगत लागत में कमी, फर्म के बढ़ते संचयी कुल उत्पादन के साथ को दिखाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है आपका 134 नंबर पे कि सीमा कीमत कहते हैं। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है सीमा कीमत। और एक बेन नाम के एक अर्थशास्त्री थे, उन्होंने सीमा कीमत की बात की थी और इनकी एक पुस्तक थी बैरियर टू न्यू कंपटीशन पुस्तक थी जो 1959 में इन्होंने प्रकाशित किया था, J.S. बेन। और इसमें इन्होंने अल्पाधिकार उद्योग में नई फर्मों के प्रवेश के रोकने के लिए सीमा निर्धारण सिद्धांत को विकसित किया था। और सीमा कीमत इनके अनुसार वह अधिकतम कीमत होती है जो वर्तमान फर्में मानती हैं कि नई फर्मों के प्रवेश को आकर्षित किए बिना वह वसूल कर सकती हैं, ऐसा इनका मानना था। अन्य शब्दों में अगर बात करें तो सीमा कीमत प्रवेश रोकने वाली कीमत होती है कुल मिला के। तो इसमें आपको बताना है ये जो बी नंबर है ना, स्थापित फर्में पर्याप्त कम कीमतें चार्ज करती हैं जिससे उद्योग में अन्य फर्मों का प्रवेश निरुत्साहित होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। और मेनली इसके एक J.S. बेन नाम के अर्थशास्त्री थे, बैरियर टू न्यू कंपटीशन पुस्तक में इसकी बात की गई है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 135 नंबर क्वेश्चन, प्रभुत्वकारी व्यूह रचना है। प्रभुत्वकारी व्यूह रचना क्या है आपको बताना है। 135 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे, तो ये खिलाड़ी द्वारा स्तंभ चुनाव, ऑप्शन नंबर 1। और प्रतिद्वंदी कुछ भी करे प्रभावित नहीं होता, तो आपका यही इसमें करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 136 नंबर क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखिए 136 क्वेश्चन, टिट फॉर टैट जैसे को तैसा की व्यूह रचना उत्तम है। ये खेल सिद्धांत का टॉपिक है टिट फॉर टैट। तो ये पुनरावृत्ति खेल के लिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट होता है, पुनरावृत्ति खेल के लिए। 137 नंबर क्वेश्चन, प्रथम और सरल सामान्य संतुलन मॉडल 1874 में किस अर्थशास्त्री द्वारा प्रस्तुत किया गया? आपको बताना है, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, किस अर्थशास्त्री द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो ये लियोन वालरस नाम के एक अर्थशास्त्री हैं, इन्होंने इसको प्रस्तुत किया था। फ्रांसीसी अर्थशास्त्री हैं ये, और ये प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने गणितीय रूप में अपनी एक इनकी पुस्तक थी एलिमेंट ऑफ प्योर इकोनॉमिक्स जो 1874 में प्रकाशित हुई थी। और इसमें एक सामान्य संतुलन मॉडल विकसित किया और इन्होंने तर्क दिया कि सभी बाजारों में सभी कीमतें और मात्राएं एक दूसरे को प्रभावित करके एक साथ निर्धारित होती हैं, ऐसा इनका मानना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 138 नंबर क्वेश्चन, जीडीपी अस्फीति का परिकलन निम्न प्रकार से किया जाता है। तो जीडीपी के बारे में आपको बताना है कि इसका परिकलन किस प्रकार किया जाता है। तो ये ऑप्शन नंबर 1 जो यहाँ पे दिया हुआ है, मौद्रिक जीडीपी बटा वास्तविक जीडीपी इंटू 100, आपका 1 नंबर इसमें करेक्ट हो जाता है। 139 क्वेश्चन यहाँ पे हम देखेंगे, राष्ट्रीय आय के परिकलन में दोहरी गणना से बचने के लिए कौन सी सांख्यिकीय विधियों का प्रयोग किया जाता है। सांख्यिकीय विधियाँ यहाँ पे है मूल्य जोड़ विधि, पहला है मूल्य जोड़ विधि, समग्र विधि, लेन देन विधि, अंतिम उत्पाद विधि। तो दोहरी गणना से बचने के लिए यहाँ पे बात की जा रही है, तो कौन सा विधि इसमें प्रयोग की जाती है, तो आपको ये बताना है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए मूल्य जोड़ विधि और अंतिम उत्पाद विधि, ये आपका सही हो जाता है, ए और डी, इसमें 3 नंबर करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 140 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय से व्यक्तिगत आय प्राप्त करने के लिए
निम्नलिखित में कौन सी मदों को घटा दिया जाता है? और निगम आयकर अंतरण भुगतान, अवितरित निगम लाभ, सामाजिक सुरक्षा अनुदान। सही उत्तर का चयन आपको नीचे दिए हुए कूट से करना है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा होता है। तो ये जो बी नंबर आपका है, ए, सी और डी, ए, सी और डी इसमें आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज हम 150 क्वेश्चन पूरा सॉल्व करा देंगे, तो इस वजह से आज हम इसकी व्याख्या को हम नहीं बता रहे हैं, सिर्फ आंसर बताने का प्रयास किया जा रहा है। तो क्योंकि वीडियो कई पार्ट में हो जा रहा है, 7 पार्ट पहले से ऑलरेडी बन चुके हैं, और अगर आज यहाँ पे समाप्त करते हैं तो अगला पार्ट फिर बनाना पड़ेगा। इस वजह से इसी पार्ट में हम इसको कवर करने का प्रयास करेंगे। और मैं चाहूँगा कि अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, अगर इसी तरह की वीडियो आपको और चाहिए अन्य लोक सेवा आयोग के पेपर्स की, तो आप इस चैनल को हमारे शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, और इसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा अगर आप ऐसा करते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अल्पकाल में अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 141 नंबर क्वेश्चन। अल्पकाल में निजी उद्यम अर्थव्यवस्था में निम्न में कौन सा घटक पूंजी की सीमांत उत्पादकता को प्रभावित करता है? तो आपको बताना है कि अल्पकाल में, तो अल्पकाल में ये व्यवसायों में विश्वास की जो स्थिति है, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। और विश्वास की स्थिति पूंजी की सीमांत उत्पादकता को प्रभावित करती है। 142 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये एक बामोल नाम के एक अर्थशास्त्री हैं। बामोल का मुद्रा की मांग का सिद्धांत मुद्रा की लेन देन मांग और ब्याज की दर में संबंध बताता है। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पीजीटी जैसे एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो यहाँ पे जो डी है विलोम संबंध, ये उल्टा संबंध बताता है। बामोल की जो मुद्रा की मांग का सिद्धांत मुद्रा की लेन देन मांग और ब्याज की दर में विलोम संबंध बताता है, अर्थात उल्टा संबंध बताता है। ये कहते हैं कि लेन देन मांग तथा आय के संबंध ना तो रेखीय हैं और ना ही समानुपातिक हैं, बल्कि यह होता है कि जब आय में परिवर्तन होते हैं तो मुद्रा की लेन देन मांग में आनुपातिक से कम परिवर्तन होते हैं, ऐसा बामोल का मानना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 143 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, टोबिन के मुद्रा की मांग दृष्टिकोण की मान्यता है कि। एक टोबिन के बारे में आप यहाँ पे पूछा गया था, टोबिन के बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पे जो बी नंबर आपका दिया हुआ है, अपनी कुल परिसंपत्तियों के विविध रूप में रखता है और कुछ बॉन्ड तथा कुछ नकदी में, करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन 144 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि फर्मों का निवेश निर्णय निम्न अनुपात पर निर्भर करता है जिसे कहते हैं टोबिन क्यू। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये इसमें आपका जो बी है, क्यू बराबर पूंजी स्टॉक का बाजार मूल्य बटा पूंजी की प्रतिस्थापन लागत, इसमें आपका करेक्ट हो जाता है बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 145 नंबर क्वेश्चन, पर्यावरण संपत्ति मूल्यांकन की हेडोनिक मूल्य विधि है। तो हेडोनिक मूल्य विधि की बात की गई है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 संपर्क सूत्र के उपयोग द्वारा घर की कीमतों में भिन्नता और पर्यावरण पर संपत्ति की भौगोलिक निकटता, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। 146 नंबर क्वेश्चन है, विकुंचित मांग वक्र का ऊपरी हिस्सा होगा। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको बताना है ये जो विकुंचित मांग वक्र का ऊपरी हिस्सा है, जो ये ऊपर वाला जो भाग है, इसको आपको बताना है क्या होता है। विकुंचन मांग वक्र और विकुंचन बिंदु ये है आपका, और ये विकुंचन मांग वक्र है। तो ऊपरी हिस्सा आपको बताना है, तो ऊपरी हिस्सा यहाँ पे आपका लोचदार होता है, ये ऊपर का भाग लोचदार होता है यहाँ पे, ये आपका करेक्ट होगा। 147 नंबर क्वेश्चन है, आय प्राप्ति एवं बिना समय अंतराल के उसके उपभोग में परिवर्तन वाले गुणक को किस नाम से जाना जाता है? तो तत्कालिक गुणक के नाम से यहाँ पे इसको जाना जाता है। 148 क्वेश्चन यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, यदि अल्फा बराबर 0.6 और बीटा बराबर 2 मान है तो सुपर गुणक मान किस रूप में होगा? ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो ये विस्फोटक चक्र होगा। सैमुअल्सन के व्यापार चक्र मॉडल में इसका जिक्र किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 149 क्वेश्चन, निम्न में कौन सी मान्यता मुंडेल फ्लेमिंग मॉडल की नहीं है? तो मुंडेल फ्लेमिंग की मान्यता इसमें से आपका घरेलू उत्पादन की पूर्ति पूर्णतः लोचदार होती है, ये आपका इसमें सही नहीं है।
ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और आखिरी क्वेश्चन है 150 नंबर क्वेश्चन। निम्न में कौन से स्थिर अवस्था विकास की विशेषता नहीं है? तो आपको बताना है स्थिर अवस्था विकास की विशेषता नहीं है। तो यहाँ पे जो श्रम शक्ति चरघातांकी वृद्धि दर से बढ़ती है, ये आपका इसमें विशेषता नहीं है। बाकी पूंजी और श्रम के बीच प्रतिस्थापन संभव नहीं है, तकनीकी प्रगति नहीं है, पूंजी उत्पादन अनुपात दिया हुआ, ये आपका तीनों, लेकिन ये आपका ऑप्शन नंबर 2 इसकी विशेषता नहीं है। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने मित्रों तक भेजें, क्योंकि राजस्थान का एक इसी में और पेपर हुआ इसी के साथ, क्योंकि वहाँ पे 2 पेपर पूछे जाते हैं। तो अगला पेपर भी हम सॉल्व कराएंगे, लेकिन अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो निश्चित तौर से आपको इसका नोटिफिकेशन मिलेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी करें। अगले हम वीडियो में फिर मिलेंगे, जब तक के लिए नमस्कार।